अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़, मेरे साथ हैं वसीम मलिक और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी एक बहरान की सी कैफियत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद एक खला क्रिएट हो गया और वो खला एक बहरान की शक्ल अब इख्तियार कर चुका है। और उस बहरान के तहत क्या क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, इससे मुतालिक बात करेंगे हम। साथ ही हम ये बात करेंगे कि 63A जो कि सदारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उसका फैसला दिया, अब उस 63A की नज़रसानी दरख्वास्त का जो नया बेंच बनाया गया है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो ये अब जजेस कमेटी है, इसके जो बनाए गए बेंचेस हैं उनकी किस्मत क्या होगी। और साथ ही आखिर में कि एक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन सामने आया, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन और उसके साथ हुकूमत की जो दौड़ें लगी, उसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर ने कोई ख़त लिखा था। बारी बारी सारे टॉपिक्स के ऊपर वसीम, सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद हमने देखा कि हाई कोर्ट्स में भी वो चैलेंज हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्तें आ रही हैं। लेकिन सवाल मेरा एक ही है, इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आने वाली दरख्वास्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं 184(3) की, मफाद आमा की, उनको मुकर्रर कौन करेगा? वही जजेस कमेटी, पिछली जजेस कमेटी? पिछली नहीं करेगी तो अगली को चीफ जस्टिस नहीं बदलेंगे, पिछली अपनी उस असली हालत में तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिए बगैर आएगी नहीं। अब होगा क्या, ये तो एक मामला है, बाकी मुकदमात का क्या होगा, ये क्या हो रहा है? आपने शुरू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बहरान, तो हमें पूरी बात बतानी चाहिए कि वफाकी हुकूमत ने बदनीयती से अपनी मर्ज़ी के और अपनी आइनी तरमीम में सहूलतकारी लेने के लिए एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद कर दिया। तो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और वफाकी हुकूमत, इन दोनों की उस बदनीयती ने एक नया बहरान खड़ा कर दिया है। वो बहरान ये है कि जो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जिसे फुल कोर्ट ने अपहोल्ड करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उसमें बैठे थे, उसमें यह था कि आइन के आर्टिकल 184(3) की जितनी भी दरखास्तें होंगी, यानी आइनी दरखास्तें होंगी, वो समाअत के लिए मुकर्रर कब होंगी और कौन से बेंच के सामने होंगी और क्या मुकर्रर हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती, इन तीनों चीज़ों का तयन करना था जजेस कमेटी ने, जो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही कायम की गई थी, चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस। ठीक है। अब हुआ यह कि जब तरमीमी आर्डिनेंस आया तो उस तरमीमी आर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो 3 सफ़ात का ख़त लिखकर उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसे ही गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कोई ख़त, अब मैं उसी तरफ भी आता हूँ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में कहा कि जब तक ये कमेटी अपनी ओरिजिनल हालत में, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जिस कमेटी में शामिल थे, वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आती, वो इस किसी भी कमेटी की इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये है कि जब तक फुल कोर्ट का इजलास नहीं, हाँ, अगर आप इस सारे आर्डिनेंस को फुल कोर्ट के इजलास में बैठकर वहाँ से उसकी तौसीक नहीं करवा सकते। तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं बैठ रहे और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने साथ अपने ही नामजद करदा एक जज, जो कि बनी नौ इंसानी तारीख के अजीम तरीन जज हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके साथ बैठकर जब आप ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं तो वो एक गैर कानूनी अमल है। तो जब ये सूरत हाल बन चुकी है तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) की आने वाली दरखास्तों का मुस्तकबिल क्या होगा। अब तक इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दफ़ा चैलेंज किया जा चुका है। यानी इस आर्डिनेंस के आने के बाद इस कमेटी के ऊपर पूरे डिस्प्यूट के बाद 2 आइनी दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। अब वो 2 आइनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कौन करेगा? अगर ये 2 रुकनी जजेस कमेटी करती है, उसके ऊपर तो सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफ है, तो मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसकी मेंटेनेबिलिटी पे सवाल है और अब वो मामला भी प्रोलॉन्ग हो गया है, वो भी कोई बहुत जल्द वहाँ से कोई जजमेंट नहीं आने वाली। सिंध हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी के मामले को 3 हफ्ते के लिए, और जस्टिस आलिया नीलम भी अभी मेंटेनेबिलिटी महफूज करने के लिए ऑर्डर जारी करेंगी। तो लग ये रहा है कि हमारी हाई कोर्ट जानबूझ के रिलक्टेंस शो कर रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस बारे कोई फैसला ना कर ले, क्योंकि ऑर्डिनेंस का तो जो पहला चैलेंज होने का फोरम है वो हाई कोर्ट ही है, तो अब हाई कोर्ट्स
को ये समझ नहीं आ रही कि भाई जब जो ऑर्डिनेंस है वही सुप्रीम कोर्ट के इंतजामात के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस इंतजामी कमेटी के बारे में है, तो हम आगे कैसे बढ़े। यहाँ पर एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो ये भी है कि जो लोग चैलेंज कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को, आज जो दरख्वास्त डली वो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने दायर की है, उनके तवसत से दायर की गई है, अफरा सियाब खटक और फरीहा अजीज़ की दरख्वास्त है। उस दरख्वास्त के अंदर जो इस्तदा की गई है वो भी यही है कि इस कमेटी का वो सेक्शन 2 जो तरमीमी ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 में तरमीम की गई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, उसको आइन से मुतसादिम करार दे के कलअदम करार दिया जाए। अब वो कलअदम करार देने के लिए भी तो बेंच बनेगा ना। एग्जैक्टली, अब हुआ पता है तो क्या ये है? मसला है, ये बहरान ही है। छोड़ दीजिए कि ये उसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है। वफाकी हुकूमत का प्लान क्या था, काजी फाजीसा का प्लान क्या था? मंसूबा यही था ना कि ये सुप्रीम कोर्ट आईनी नोयत के मुकदमात नहीं सुनेगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस लम्हे में भी अपना मकसद अचीव कर लिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना तो मुफाद आमा में कोई सो मोटो नोटिस ले सकती है और ना ही किसी आईनी दरख्वास्त को इंटरटेन कर सकती है। और अगर वो करेगी, काजी फाजीसा साहब अपने बनी नो इंसानी तारीख के अजीम तरीन जज को अपने साथ बिठाकर ये फैसला कर भी लेंगे तो वो डिस्प्यूटेड होगा। तो इस सारे मामले में वफाकी हुकूमत हो चुकी है कामयाब, काजी फाजीसा साहब भी कामयाब हो चुके हैं। इसको एट द एंड ऑफ द डे फेस करना है पाकिस्तान की अवाम ने, और वो इस सारे मामले को फेस करने जा रहे हैं, और इससे अदलिया की आज़ादी के साथ भी जोड़ा जा रहा है और दीगर मामलात के साथ भी। इसी रिलेटेड जो एक दूसरी बात थी वो ये थी कि 63A से मुतालिक जो 2 रुकनी जजेस कमेटी, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिसे गैर आईनी करार दे दिया, और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की कि कोई रूल्स नहीं है, और क्या वो एक जज के बगैर भी उसका इजलास हो सकता है या नहीं हो सकता। माजी के नज़ायर तो ऐसे नहीं मिलते, वरना जुमेरात के रोज़ भी इजलास हो जाता काजी फाजीसा के बगैर, और जुमे के रोज़ इजलास हो जाता जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर। तो सोमवार के रोज़ किया गया तो वो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का बौखलाहट में उठाया गया इकदाम था। तो अब इस सारे मामले में जो 30 सितंबर के लिए एक बेंच बनाया गया उस कमेटी की जानिब से, 63A की तशरीह वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला अंडू करने के लिए काजी फाजीसा साहब ने जो बेंच बनाया है। आप बार बार इसे कमेटी कह रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली दैट इज द राइट वर्ड कि ये चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने बेंच बनाया, कमेटी ने तो बेंच नहीं बनाया, दैट इज नॉट अ कमेटी। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि 2 मेंबर्स बैठ 2 मेंबर्स की जो कमेटी है तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब पिछले जुमेरात को कर लेते। तो एग्जैक्टली वही बात है। तो अब ये 63A की तशरीह के लिए जो बेंच, और इसमें काजी फाजीसा साहब खुला के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि वो अगर उन्हें बगैर कपड़ों के भी सामने आना पड़ा तो वो आएंगे और वो वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी भी करेंगे और आईनी तरमीम के लिए भी काम करेंगे। तो उस सारे मामले में अच्छा, जब मैं कोई बहुत सख्त बात करता हूँ नाज़रीन, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मेरी कुलीग है, इनका इन ऑब्जर्वेशन से, इन बयानात से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। एक सेकेंड, यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करना। मेरा सिर्फ मानना ये है कि मुझे भी बहुत सारे ज़्यादा इख्तलाफ है, आपको पता है, बहुत अच्छे से सबको पता है कि इख्तलाफ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस इख्तलाफ को एक हेल्दी डिबेट या हेल्दी इख्तलाफ ही रखना चाहिए। मेरे पास अल्फाज, अगर मैं इसमें नाअहल इसलिए हो सकता हूँ कि मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं हो सकते, वरना काजी फाजीसा साहब जिस हद तक बढ़ चढ़ कर इस आईनी तरमीम के लिए, वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी के लिए, एक्सटेंशन के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं, ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बाज़ औक़ात तो अब मैं खुद सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये शख्स रोज़ हमें गलत साबित कर रहे हैं। देखिए, लेकिन वो जो भी कर बस वो मैं कहता हूँ कि पस्ती की एक हद होती है, तो हर आने वाले दिन एक नई हद मिलती है, तो उससे मैं तो चकरा के रह जाता हूं। मैं समझती हूँ जिस दिन वो मौलवियों वाला एक केस था जिसके बारे में हम नहीं बात करते हैं, मैं आज भी नहीं करना चाहती, उस केस के अंदर जो हालत थी उनकी, मैं समझती हूँ उसके बाद वो माजी बन चुके हैं अब वो काजी साहब, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा उनके किरदार के ऊपर कमेंट करते हुए, सख्त तरीन अल्फाज का चुनाव करते हुए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स नहीं है, अगर उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है या वो वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस भी लग जाता है तो वो नहीं है ही नहीं। एक बंदे की कोई अच्छा चले हम ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात क्लियर कर रही हूं कि हम रोजाना इस बात पे डिबेट करते हैं, जस्ट लीव इट, आगे चलते हैं। 63A की तशरीह में अब जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में शामिल हैं। पहले एक बात वाज़ेह करते चले कि आज से 2 रोज़ कबल जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा, उसके बाद कुछ खबरें सामने आई, कुछ लोगों ने ट्वीट्स की और ये दावा किया। अल्फाज क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का नए ब्रेकिंग, जस्टिस मुनीब अख्तर का नए ऑर्डिनेंस के तहत दी गई कमेटी, मैं फिर पढ़ लेता हूँ। ब्रेकिंग, जस्टिस मुनीब अख्तर का नए ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी गई जजेस कमेटी की जानिब से बनाए गए किसी भी बेंच में बैठने से इनकार।
मजीद आके लिखा गया कि 63A के केस में मैं जस्टिस मुनीब अख्तर समात में नहीं बैठ सकता, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ने समात करने से इनकार कर दिया। जब तक जजेस कमेटी पुरानी हालत में बहाल नहीं होती, कमेटी के किसी फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ये ट्वीट की गई और ये दावा किया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कमेटी को कोई खत लिख दिया है। जबकि हमने जिससे भी पता किया, जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं इंटरनली, वो कोई भी ऐसा दावा नहीं कर रहे जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। ये तो सच है और ये बात दुरुस्त भी है कि वो इस कमेटी, जिसको ज़ाहिर है कि वो नहीं मानते, जिसकी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के दिफा में ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस कमेटी में बैठने से और इसकी तश्कील को मानने से इनकार किया। तो इस कमेटी का कोई भी फैसला मानने को तैयार नहीं है जस्टिस मुनीब अख्तर, लेकिन इस किस्म का ख़त लिखा नहीं गया। हुआ क्या कि पहले एक ट्वीट की गई, उस ट्वीट को फिर किसी और ज़बान में तर्जमा करके किसी और ने अपनी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग बना के पेश कर दिया। कुछ हमारे दोस्तों ने उसके ऊपर व्लॉग्स भी कर दिए, तबसरे भी शुरू हो गए। तो खबर यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एज सच कोई ख़त नहीं लिखा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्या वो ख़त लिख सकते हैं या उन्हें ख़त लिखने की बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर के पास मजीद कौन से कार्ड्स हैं। मामला है 63A की तशरीह का, और 63A की तशरीह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सर्वाइवल है, वफाकी हुकूमत की सर्वाइवल है, आईनी तरमीम की सर्वाइवल है। 63A की तशरीह का फैसला अंडू करना है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो जजमेंट लिखने वाले जज हैं, आथर जज हैं। तो जब इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की और इसके ऊपर जब मैंने समझने की कोशिश की कि एक अथर जज, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी, सुप्रीम कोर्ट, एक अथर जज अगर वो मुयस्सर ना हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो, वो हाजिर सर्विस जज हो, सुप्रीम कोर्ट में अपने अमूर भी सर अंजाम दे रहा हो, उसे उस बेंच में जिसका जजमेंट वो लिख चुका है, उसे नजर सानी के बेंच में बिठाए बगैर नजर सानी की दरखास्त सुनी जा सकती है या नहीं? नहीं सुनी जा सकती। नजर सानी की दरखास्त नहीं सुनी जा सकती अनटिल अनलेस जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो रिटायर हो जाएं, अनटिल अनलेस जस्टिस मुनीब अख्तर अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो इस कदर बीमार हो जाएं कि वो कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और वो लंबे अरसे के लिए चले जाएं। तो उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जाकर ये मामला सुना जा सकता है। और वैसे में एक और चीज़ यहाँ पर, अगर हम बिल्कुल ही माजी करीब की एक मिसाल भी लें, 6 जजेस ने ख़त लिखा, फ़ौजी अदालतों का मामला आया, दोनों बेंचेस के अंदर जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा काफ़ी बीमार हुई, उनको वो दिल के आर्जे में मुब्तला थी, उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी वो नहीं थी। तो उनके अदम दस्तयाबी की वजह से इन दोनों मुकदमात की समाअत भी नहीं हुई, हालांकि वो कोई ऑथर जज नहीं है। तो जब एक आप बेंच बना देते हो, उसका जज भी मुयस्सर ना हो, तो आप उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते। तो ऑथर जज के हवाले से तो क्लियर रूल्स हैं कि आप उस जज के बगैर नजर सानी बैठकर, जब वो जज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, तो नहीं सुन सकते। तो अब तय ये हो गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर नागुज़ीर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर 63A की नजर सानी नहीं सुनी जा सकती। यही मजबूरी थी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन्हें बेंच में शामिल किया और यही मजबूरी थी कि पिछले 1 साल से इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं किया गया था। अब हो क्या सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अगर इस मुकदमे को फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर करने से रिलक्टेंट थे, तो उसमें बज़ाहिर वजह यही थी कि वो भी उन्हें भी पता है कि एक मखसूस हालात तक ये जो आइनी तरमीम है उसमें ये 63A जो है ये वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी कर सकता है, डिफेक्शन क्लास के हवाले से, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से। तो अब मेरी नज़र में जस्टिस मुनीब अख्तर की तो कोशिश होगी कि वो इस बेंच में ना बैठे, वो रिक्यूज़ भी ना करें और बेंच में भी ना बैठे। तो उस सिलसिले में अगर वो पहले ही खत लिख कर ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और आकर ऐलान कह देते हैं, तो वो तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आएंगे और उस दिन वो वही खत जो उन्होंने अगर लिखा होगा तो वो आके दिखा देंगे और वो कहेंगे कि जी वो अब अतर जज बैठना नहीं चाहता, मुकदमे की समाअत हमने फिक्स करनी है। तो फिर वो शायद काजी फायज ईसा साहब उस तरीकाकार की जानिब भी आएँ कि रूल्स अमेंड करें, ये जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर इस रिव्यू को सुने। तो जस्टिस मुनीब अख्तर अगर 30 को रिक्यूज़ भी नहीं करते और अपनी अनअवेलेबिलिटी का इजहार कर देते हैं कि मैं आज के दिन मुयस्सर नहीं हूँ, काजी फायज ईसा साहब को टीज़ करते हैं, या काजी फायज ईसा साहब का वो इकदाम कि यानी आपने उस दिन हमें बताया कि कोई SEO कॉन्फ्रेंस है सुप्रीम यहाँ इस्लामाबाद में, वो गालबन 15 तारीख के बाद है, 18-19 को है। अब 18 अक्टूबर तक आपने हर सूरत आइनी तरमीम करनी है, 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 18 दिन है आपके पास, उसमें आपने सबसे पहले 63A को उड़ाना है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर मेरे ख्याल में ये 18 दिन जो है वो तो बड़ी आसानी से इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर आप नहीं करने देंगे, जो मुझे अब तक लग रहा है। और इसमें एक और बात भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कोई लीव एप्लीकेशन तो लिखनी नहीं है कि मुझे बुखार है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आपसे मुतबाना गुजारिश है, फिर भी कह रहा है कि मुझे 1 दिन की छुट्टी अनायत फरमाएं।
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या जूनियर तरीन जज हो, वो बराबर है। चीफ जस्टिस के पास इंतजामी इख्तियार ज्यादा है, तो वो पाबंद तो नहीं है। तो इस सारे मामले में अभी भी हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर के पास ये तमाम तर कार्ड्स मौजूद है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ये सहूलतकारी जो वो वफाकी हुकूमत को देना चाहते हैं अपनी एक्सटेंशन के तनाजुर में, उसमें वो उन्हें सुबकी का सामना काजी फैज़ ईसा को करना पड़ सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के पास ट्रम्प कार्ड भी है और उन्होंने कोई ख़त भी नहीं लिखा। अब आ जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आज एक सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पे और वो जाली नोटिफिकेशन होता है। और उसके बाद पहले हमने देखा कि क्या होता है कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है वहाँ की जानिब से एक तरदीद सामने आती है और बाकायदा और वजारत कानून भी इंसाफ भी जारी करता है एलामिया, और उसमें वो कहता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जो कि वजारत कानून व इंसाफ के नाम से सर्कुलेट हो रहा है जाली है, और वजारत कानून व इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है, जाहिर है कोई भी यहाँ पर बच्चा नहीं है, सबको पता है, लेकिन दो मिनिस्ट्री से तब्दील करनी पड़ी क्योंकि जो असल प्लान है ना, ये वसीम मुझे ये बिल्कुल वैसे ही लगा नोटिफिकेशन जैसे चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने वजाहत जारी की कि मैंने एक्सटेंशन लेने से इनकार नहीं किया, तो ये उसी किस्म का था कि भाई यहाँ हम पूरा गेम प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं अमेंडमेंट्स का, हम चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के लिए कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि इस हुकूमत इस निज़ाम के गारंटर है वो, तो कैसे आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दें। और ये हुकूमत जो कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही है जस्टिस मंसूर अली शाह को रास्ते से हटाने के लिए, अब उनके पास वक्त कम रह गया। नाज़रीन, आज 25 है और अगली 25 आखिरी दिन होगा चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही का ओहदा होगा। अच्छा, यहाँ पर अदालत मुझे का एक बात पूरा प्लान भी बताएं, मुझे कामयाब नहीं लगता, और इस पूरी सूरत हाल में वसीम उनको इस तरह से हुकूमत जितना टीस कर रही है या इलेक्शन कमीशन कर रही है, आपको नहीं लगता अगर वो जस्टिस कादी फैज़ ईसा की तरह बाद में चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की तरह बाद में बदले लेने लगे तो इन सब का क्या होगा? अच्छा, मुस्तकबिल में क्या करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उस हवाले से जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, जो ज़ेरे इल्तवा है, हम कह देते हैं कि इस पे अलग से वीडियो करेंगे, हम ज़रूर वीडियो करेंगे नाज़रीन, जिन इश्यूज़ पे आपके सामने कुछ चीज़ें ड्यू हैं। मगर मुझे जल्दी से ये बता दें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा था 3 सफ़ाती ख़त पे कि अगर दूसरा रास्ता ये है या तो इसे कमेटी को ओरिजिनल हालत में बहाल करो या फिर दूसरा काम ये करो कि इस कमेटी में आप फुल कोर्ट से इसको अप्रूवल लो। फुल कोर्ट अगर काजी फैज़ ईसा नहीं बुलाते तो सीनियर प्यूनी जज बुला सकता है। देखिए, रूल्स इस हवाले से खामोश हैं वसीम, लेकिन आज तक होता यही रहा है, रिवायत ये रही है कि चीफ जस्टिस ने बुलानी होती है फुल कोर्ट। अब फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से हमने देखा कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा बड़ा तंज करते हैं। आई थिंक दर्जनों बार वो तंज कर चुके हैं कि 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई, मैं तो जैसे ही आया मैंने पहले दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। लेकिन पिछले 2 माह से आप कह सकते हैं कि 12 जुलाई से अभी तक 2.5-3 माह का अब तो टाइम पीरियड होने वाला है, इन 3 माह के अंदर क्या कुछ नहीं हो गया, कितना तनाज़ात क्रिएट नहीं हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लड़ाइयों की खबरें, बाहर से, और अब जबकि हमारी आला अदलिया ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही एक बहरान में चली गई है और जिसके ज़ाहिर है अल्टीमेटली नुकसान होना है आवाम को, लेकिन जजेस के इख्तलाफात भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सियासत में जो कुछ चल रहा है, हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वसीम एक जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसका बेड़ा चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने ही उठाना था और उन्होंने ही कायम रखना था। इस एंड पर भी मतलब इंतजामी सतह पर भी नाकाम तरीन चीफ जस्टिस हो गए, जो कि हम शुरू में ये बात करते थे कि नहीं उन्होंने इंतजामी सतह पर कुछ अच्छी तब्दीलियां की हैं, इंतजामी सतह पर अच्छी तब्दीलियां उन्होंने की हैं। हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में, मैं उसको ऑन द रिकॉर्ड माफ़ी भी मांग चुका हूँ, जिसे मैं बुनियादी इंसानी हकूक के मकबरे का नाम देता रहा पूरा 1 साल। पता चला कि काजी फैज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट की कब्र ही सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खोद रहे थे। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया, उन्होंने गालबन 30 या 40 ऐसी गाड़ियाँ थी जो सुप्रीम कोर्ट के हाई ऑफिशियल्स की थी, जो उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग काम करते हैं, अफसरान थे बड़े ओहदे के, बड़े रुतबे के, वो ना पहले पब्लिक पार्किंग में अपनी गाड़ियां लगाते थे। काजी फैज़ ईसा साहब ने आके एक इकदाम ये किया कि उन गाड़ियों की जो पार्किंग है वो जजेस ब्लॉक में, जहाँ जजेस की गाड़ियां पार्क होती हैं, वहां पर खाली जगह थी, वहां पर उन्होंने पार्किंग करने की इजाजत दी और इसका उन्होंने अलल ऐलान कहा कि ये देखें, ये हमने इंतजामी सतह पर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 2 मोहरों को वापस नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मैं आके चीफ जस्टिस बना तो मैंने 2 मोहरों की रिहाई कराई, तो 2 मोहर जो कैद थे उनको भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिहा कराया। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता जानवरों के भी बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं, तो वो शख्स आज भी कमरा अदालत में बैठ के जानवरों के बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में बात कर रहा है और इस मुल्क में इंसानों के बुनियादी
इंसानी हकूक़ का क्या ताल्लुक है, इस पर हमने मुतादिद मरतबा बात की। तो नाज़रीन ये तमाम तर सूरत हाल थी, यानी कि आइनी तरमीम अगर हम देखें तो जो आइनी तरमीम में वफाकी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उसका जो बाद का सिनेरियो था और फिर मुमकिन अगली आइनी तरमीम, इस सारे टाइम स्पैन में हमने देखा कि तमाम तर जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है, और वहीं से कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आए रोज़ निकलती भी हैं। मुझे एंड पे एक चीज़ बता दीजिएगा, रजिस्ट्रार ने गालिबन जवाब लिखा है चीफ जस्टिस को, वो जो 9 सवालात थे वो रजिस्ट्रार ने जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो जो वजाहत को 14 सितंबर वाली को अगर मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश थी भी, और इसमें रजिस्ट्रार ये भी कहे कि वो जो 8 जजेस थे वो किसी चैम्बर में भी इकट्ठे नहीं हुए, उसकी कॉज लिस्ट भी जारी नहीं की गई और हमें भी आगाह नहीं किया गया, और ये जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस की जानिब से खुद ही कर दिया, और IT ब्रांच को भी उन्होंने लिख दिया। तो वही आप वाली बात कि IT ब्रांच के किसी एक शख्स को उसमें कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, लेकिन मखसूस नशीस्तों का जो 70 सफ़हात का डिटेल जजमेंट आया, तो उसके बाद ये बात इररेलेवेंट ज़रूर है, मगर काजी फैज़ साहब इस हवाले से भी कोई जो मौका है वो हाथ से नहीं जाने देंगे। तो नाज़रीन ये आज की एपिसोड थी, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी मैं यानी वसीम मलिक और मरीम नवाज़ खान फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 से आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मरीम को इजाज़त दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।